एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी जो पहले मैक पटौदी के नाम पे हुआ करती थी, उसका सेकंड टेस्ट मैच जो कि खेला जा रहा है एजबेस्टन में। और आज उसी के बारे में बात करेंगे क्योंकि वीकेंड है, हमारी छुट्टी है, इसलिए टाइम मिला है। कॉर्पोरेट जॉब वालों के साथ ये बड़ा मसला होता है कि साथ के अंदर अपने अंदर का जो पैशन है उसको हम वीकेंड्स पे ढूंढते हैं। तो बहरहाल सेकंड टेस्ट मैच शुरू हुआ और इंग्लैंड ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया। इंडिया आई, पिच बहुत ज़्यादा कुछ एक्साइटिंग नहीं लग रही थी और इंडिया आई, इंडिया ने पहले खेला तो राहुल जो है वो थोड़े जल्दी आउट हो गए। हालांकि 3-4 ओवर खेले उन्होंने, अराउंड 26 बॉलें खेली। बट राहुल के साथ देखिए वही प्रॉब्लम है कि राहुल और रोहित शर्मा में मैं एक सिमिलैरिटी ढूंढता हूँ जो भी मैंने देखी है कि जब भी ये दोनों खेलते हैं तो जब स्ट्रगल कर रहे होते हैं, अगर जो उनका रिदम है वो सेट नहीं हो पाता, जो उनका मोमेंटम है वो नहीं बन पाता, तो वो स्ट्रगल करते हैं। राहुल के साथ भी पहली इनिंग में यही हुआ कि वो ऑब्वियसली नई पिच थी, नई बॉल से बॉल डाल रहे थे बॉलर, तो थोड़ा सा टफ होता है शुरू में, नया विकेट होता है तो आई कैन अंडरस्टैंड कि वो सेटल नहीं हो पाता है बैट्समैन। बट राहुल के साथ एक उनका एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है जो मैं बताता हूँ, वो उनके लिए कई बार माइनस भी हो जाता है, वो है उनका लेट शॉट प्ले करना। राहुल की जो खासियत है मुझे लगता है कि वो बहुत लेट बॉल को प्ले करते हैं जो उनको बहुत फ़ायदा देती है इस टाइप की पिचेस पे, इस टाइप की कंडीशंस में। जब बॉल स्विंग हो रही होती है तो उसको खेलने में बड़ा फ़ायदा देती है, तो उनको वो चीज़ अच्छी है। बट उनके साथ वही प्रॉब्लम भी बन जाती है क्योंकि आप उनका पहले इनिंग का अगर आप डिसमिसल देखेंगे तो वो उसी तरीके से हुआ है। वो लेट खेलने गए बॉल को और वो जब उन्होंने डिफेंस करा तो इतना लेट करा, बैट को इतना पीछे रखा कि वो बॉल पड़ के और आपके विकेट पे लग गई, तो वो बोल्ड हो गया इस तरह से। तो ये मुझे लगता है कि और सेकंड इनिंग में भी मैं आपको बताऊं, सेकंड इनिंग में मैं नोटिस कर रहा था वो सेम चीज़ में फंस रहे थे। फिर उन्होंने खुद ही ने करेक्शन करा, शेडो प्रैक्टिस करा 2-3 बार और उन्होंने कोशिश करी कि बैट को पीछे की तरफ ना रख के थोड़ा सा सीधा रखूँ ताकि बॉल डिफेंस करने के बाद पीछे नहीं जाए, क्योंकि 1-2 बार सेकंड इनिंग में भी बचे थे। तो ये चीज़ है जो शायद वो काम करना चाहेंगे या काम कर रहे होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि लेट तो बहुत अच्छा खेलते हैं वो शॉट, बट वो विकेट की बार के लिए अच्छा लगता है। विकेट पे आ जाती है बॉल तो वो आउट हो जाते हैं, जैसा पहले इनिंग में डिसमिसल हुआ। फिर बात करते हैं यशस्वी जायसवाल की। यशस्वी जायसवाल जैसा नेचुरल रॉ टैलेंट है वो वैसे ही हैं, उन्होंने वैसे ही प्ले किया अपने आप को। ऑब्वियसली शतक बनता था उनका, तो 87 पे आउट हो गए। बेन स्टोक्स ने काफ़ी एग्रेशन भी दिखाया, कुछ शायद कहा सुनी हुई थी फील्ड पे। तो मैंने मैच सही बताऊँ तो आपको लाइव देखा नहीं था क्योंकि मैं जॉब थी मेरी, तो मैं बहुत बिजी था। तो मैं हाँ, बट क्रिक बस पे हम अपडेट लेते रहते हैं रेगुलर। क्रिक बस वालों ने शायद एक वो भी डाला था कि कॉर्पोरेट वालों के हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं, जो जॉब वाले हैं वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। बहरहाल यशस्वी जायसवाल ने बहुत अच्छी पारी खेली। करुण नायर आए, करुण नायर के मैंने ना 2-3 शॉट्स देखे थे, शॉट्स उन्होंने बहुत अच्छे मारे, बट वो बाउंसर अच्छी थी शायद ब्रैडन कास की, तो वो उस पर आउट हो गए। और राहुल वाली बॉल भी थी जो थोड़ी शॉर्ट थी, तो ये इसका पॉइंट मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा कि मैं क्यों उसको बार बोला है मैंने। फिर शुभमन गिल आए एंड ऐसा लग रहा है कि देखिए शुभमन गिल है ना, उनके लिए वैसे तो बहुत लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, बट जितना मैं जानता हूँ, मतलब मेरी नॉलेज है क्रिकेट की, मैंने उनको ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में पहली बार देखा था। एंड ट्रस्ट मी, इन दी एब्सेंस ऑफ बिग नेम्स इन दैट BGT जो 2020 वाली BGT हुई थी उसमें, जिस तरह से उन्होंने मिचेल स्टार्क को शॉट्स खेले थे ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि ही इज़ समथिंग एक्सेप्शनल। तो हालांकि जितना टैलेंट उनमें है वो उस हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, बट फिर भी मुझे लगता है कि ही इज़ एन एक्सेप्शनल टैलेंट। एंड कई खिलाड़ी होते हैं जो थोड़ा सा अपने कैरियर के थोड़ा सा लेट अपने ऊपर पीक पे आते हैं, कुछ पहले ही आ जाते हैं। जैसे हैरी ब्रूक है, हैरी ब्रूक ने आते ही ऐसा धमा चौकड़ी मचाई। ऑब्वियसली मुझे ऐसा लगता है कि उनको बहुत ज़्यादा फ्लैट पिचेस मिल रही हैं इंग्लैंड में, ये भी एक वजह है कि उनको इतना अच्छा स्टार्ट मिल गया है। नो डाउट अबाउट हिज टैलेंट, मैं उनके टैलेंट पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ, बट एक प्लस पॉइंट तो मिल ही जाता है। येस, गिल हैज स्ट्रगल्ड, ही हैज़ नॉट डन जस्टिस येट फॉर हिज टैलेंट, बट मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले टाइम पे गिल एक बहुत बड़े खिलाड़ी हो सकते हैं इंडिया के लिए इस जनरेशन में। सो गिल की बात करें तो गिल की क्या ही बात करें, और गिल ने तो जो 269 रन की पारी खेली है वो काबिल तारीफ़ है, क्योंकि 387 बॉल 387 बॉल्स खेली हैं। वो अपने आप में खेलना आज की टेस्ट क्रिकेट में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जितना फास्ट टेस्ट क्रिकेट को कर दिया है आज की जनरेशन ने कि जल्दी आएँ जल्दी जाएँ, तो वो मुझे लगता है कि बहुत काबिल तारीफ़ है। फिर पंत आए, पंत ने टेम्परामेंट तो अच्छा दिखाया था, बट वो शायद एक बशीर की जो गूगली थी, वो सॉरी थोड़ी सी गूगली नहीं, सॉरी थोड़ा सा जो उसने लूज बॉल दी थी
वो उसमें फंस गए और आउट हो गए पीछे, बाउंड्री पे जैक क्रॉली ने कैच लिया। नीतीश रेड्डी मुझे समझ में आया वो क्या करना चाह रहे थे, मतलब आई डोंट नो, मे बी ही वॉज अज्यूमिंग दैट ही इज प्रैक्टिसिंग इन नेट्स। तो जो उन्होंने रिएक्शन दिया, जो लीव किया, वो बहुत ही स्टूपिड था मेरे हिसाब से। मुझे तो समझ में नहीं आया वो लीव की ज़रूरत क्या थी, बट ठीक है, आदमी ऐसे ही सीखता है। तो उसके बाद हमारे जड्डू भाई आए। जड्डू भाई ने मेरे ख्याल से आलोचकों को या जो लोग उनके खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं उनके खिलाफ एक जवाब दिया है, मुझे ऐसा लगता है। और जड्डू भाई की क्या बात करूं, मतलब जडेजा की बैटिंग की मैं हमेशा तारीफ़ करता रहा हूं, क्योंकि मुझे एज अ बैट्समैन भी वो बहुत पसंद है। एज अ ऑलराउंडर तो अच्छे खिलाड़ी हैं, बट एज अ बैट्समैन मुझे बहुत पसंद है। जो रोल वो प्ले कर सकते हैं 7वें नंबर पे, वो उन्होंने प्ले किया। तो जडेजा ने हमारे स्कोर करे 89, वो भी अनफॉर्चुनेटली रह गए अच्छी सेंचुरी से, और बहुत अच्छी बॉल थी उनकी जोश टंकी, उस पर वो स्मिथ को कैच दे बैठे। फिर वॉशिंगटन सुंदर आए। वॉशिंगटन सुंदर को लाने की एक बहुत बड़ी वजह जो रही थी वो बैटिंग में दर्द देने की, तो वो पूरी उन्होंने साथ दिया अपने कप्तान का और अपने टाइटंस के टीममेट, टाइटंस के भी कप्तान हैं उनके, शुभमन गिल, तो उनका पूरा साथ दिया। 103 बॉलें खेली, जो नीचे स्ट्रगल कर रहे थे हम लोग पिछले मैच में। मेरा अगर पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा हो किसी ने, तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अपना जो लोअर ऑर्डर है वो स्ट्रगल कर रहा था। इस बार वो थोड़ा सा मजबूत हुआ वॉशिंगटन सुंदर के आने से। आकाशदीप ने 6 रन का सहयोग दिया, सिराज ने 8 रन का दिया, प्रसिद्ध ने 5 रन का दिया। और इन 3 बैट्समैन से आप ज़्यादा की उम्मीद मत करिए, 5, 10, 20 रन बना दें, यही बहुत है इनके लिए, और सुपर जो है वो बोनस है। तो इंडिया ने 587 रन का टारगेट, मतलब टोटल सेट किया 151 ओवर में। अब मेन पॉइंट आता है यहाँ पर कि 151 ओवर में, सो मैच तो मैं देख नहीं पा रहा था क्योंकि ऑफिस था, बट मैं क्रिक बस पे देख रहा। तो जब मैंने देखा कि 150 ओवर में इन्होंने 587 मारे हैं, तो मुझे ये लगा शुरू में कि विकेट प्ले करेगा कुछ ना कुछ, क्योंकि 150 के ओवर में मारे हैं, अराउंड 3.89 की इकोनॉमी से मारे हैं, रन रेट से मारे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार गिल ने काफ़ी अच्छी बैटिंग करी है, क्योंकि वेल लेफ्ट किया होगा बॉल को और अपने सुकून से खेली इनिंग। बट फिर बारी का बात आती है इंग्लैंड की इनिंग की। अच्छा, इसमें इंडिया के उसमें जो अपन देखा जाए तो क्रिस वोक्स ने 2 विकेट, ब्रैडन कार्स ने 2 विकेट, जॉश टंग 2, स्टोक्स 1, शोएब बशीर 3, और काफ़ी खिलाड़ी 3-4 से ऊपर की इकोनॉमी से रन दिए हैं। उसके बाद इंग्लैंड की जब सीरीज आई, इंग्लैंड की जब बैटिंग आई, तो इंग्लैंड ने सबसे पहले बेन डकेट को आउट किया। बहुत ही डेंजरस खिलाड़ी है, बहुत ही डेंजरस खिलाड़ी हैं साहब। और आकाशदीप के आने से मुझे ऐसा लगता है कि जो स्किडी नेस होती है वो मिल जाती है आपको। और आकाशदीप ने 7-8 मैच ही खेले हैं, ज़्यादा मैच खेले नहीं है, बट उन्होंने परफॉर्म किया है, अपने आप को प्रूव किया है। ऑब्वियसली मौका नहीं मिल पा रहा अभी उतना ज़्यादा उनको, बट आकाशदीप को जब भी मौका मिलता है उन्होंने परफॉर्म किया है। इंग्लैंड टेस्ट जब इंडिया आई थी तब भी उन्होंने विकेट्स लिए थे और काफ़ी अच्छे बॉल मारे थे, काफ़ी अच्छी बॉलिंग करी थी। इस बार भी उन्होंने स्टार्ट बहुत अच्छी दी, आते ही ऑली पोप को भी आउट किया, डकेट को आउट किया, दोनों को डक पे आउट किया। उसके बाद रूट आए, रूट ने थोड़ा सा पारी संभाली, फिर सिराज ने जैक क्रॉली को पीछे स्लिप पे कैच करवाया। करुण नायर ने बहुत, और करुण नायर की तारीफ करना चाहूँगा, अल्लाह का नज़र न लगे, क्योंकि करुण नायर ने पिछले मैच में भी कैच पकड़ा था, इसमें भी अभी 2-3 कैच पकड़ लिए हैं। तो काफ़ी अच्छा एक फील्डिंग ऑप्शन जो है वो है। यशस्वी जायसवाल को फील्डिंग की वजह से, जो पिछले मैच में उन्होंने ख़राब करी थी, उसकी वजह से उनको गली से हटा के दूसरी जो पोजीशंस होती हैं वहाँ लगाया गया है, समझ सकता हूँ, विच इज़ फेयर इनफ। उसके बाद क्रॉली गए, फिर हैरी ब्रूक आए। हैरी ब्रूक एक उभरता हुआ सितारा हैं, बकौल मेरे दोस्त के कि उभरता हुआ सितारा हैं इंग्लैंड टीम का, और वो प्रूव करा उन्होंने कि क्यों हैं। रूट को फिर दूसरे दिन की शुरुआत हुई, तीसरे दिन की शुरुआत हुई। तीसरे दिन की शुरुआत में आते ही शायद सिराज ने रूट को पीछे आउट कराया। थोड़ा सा अनलकी समझेंगे अपने आप को जो रूट, क्योंकि वो शॉट ऐसा नहीं था कि उस पर आउट होते, बट आउट हो गए, क्योंकि ये आजकल ट्रैप है, ये लेग पे कई लोग फंसते हैं, कई बैट्समैन फंसते हैं। पिछले मैच में साई सुदर्शन फंसे थे। फिर स्टोक्स आए, स्टोक्स को बहुत ही जफा दी थी उन्होंने, और बहुत ही अच्छी बाउंसर, अनएक्सपेक्टेड थी स्टोक्स के लिए, और वो पीछे ऋषभ पंत को कैच थमा बैठे। उसके बाद आए जेमी स्मिथ मुझे पता नहीं क्यों काफ़ी पॉजिटिव बैट्समैन लगता है जब वो आता है ना फील्ड पे। ऑब्वियसली यंग लैड हैं,
बट उनको देख के ऐसा नहीं लगता कि वो, और आजकल की जनरेशन में ये चीज़ हो ही गई है, उनको ये नहीं लगता कि क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा वाली अप्रोच के साथ उतरते हैं। और जेमी स्मिथ ने प्रूव करा आते ही मोमेंटम जो है वो बिल्कुल बदल दिया। हैरी ब्रूक तेज खेलते हैं बट क्रेडिट जाता है जेमी स्मिथ को, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने खेला, क्योंकि 80 के आसपास 5 हो गए थे, 84 के आसपास 5 हो गए थे। एंड वहाँ से आके अब जैसे इंडियन टीम की बात करूँ, मैं इंडियन टीम का फ़ैन हूँ, बट जो तारीफ़ है वो करनी पड़ेगी जिसकी भी है। तो इंग्लैंड टीम की तारीफ ये है कि 5 विकेट होने के बाद भी उन्होंने पॉजिटिव इंटेंट शो किया। उनको लगा कि पिच में बहुत ज़्यादा जान नहीं है, तो उन्होंने उसको एग्रेसिवली खेला, थोड़ा सा प्रेशर दूसरी टीम पर डालने की कोशिश करी, और वही हुआ, इंडियन टीम प्रेशर में आई। अभी यही हमारी इंडियन टीम होती तो 5 विकेट होने के बाद थोड़ी सी बैकफुट पर आ जाती। तो वो मुझे लगता है कि इंग्लैंड टीम को सीखना चाहिए था, इंडिया टीम को सीखना चाहिए इंग्लैंड से, और शायद सीखा भी, वो बताता हूँ कैसे सीखा। और फिर इंग्लैंड टीम ने बहुत ही अच्छी साझेदारी करी, 303 रन की पार्टनरशिप हुई हैरी ब्रूक और जेमी स्मिथ के बीच में। पिच काफ़ी स्लो हो गई थी और बॉलर्स के लिए कुछ था नहीं, बॉलर्स महंगे भी बहुत साबित हुए। प्रसिद्ध कृष्णा 5.5 की औसत से रन दिए हैं, नीतीश रेड्डी ने 5 के आसपास दिए हैं, जडेजा काफ़ी एक्सपेंसिव प्रूव हुए हैं, विकेट नहीं मिला, वाशिंगटन सुंदर काफ़ी एक्सपेंसिव प्रूव हुए हैं। तारीफ करना चाहूँगा सिराज और आकाशदीप की, जो साझेदारी उन दोनों ने निभाई है बॉलिंग में, अमेजिंग। देखिए सिराज ने 6 विकेट ज़रूर लिए हैं, तारीफ के काबिल भी है, उनसे कोई क्रेडिट नहीं ले सकता। सिराज हमेशा इंडियन टीम के लिए मुझे ऐसा लगता है तैयार रहते हैं, कैसे सोल्जर हैं जो कभी मना नहीं करते, ना कभी रेस्ट के लिए कहते हैं, कितना इनको ट्रोल कर लिया जाए, कितना ही उनको नेगेटिव कर दिया जाए, बट वो हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उतरते हैं। 6-6, 7-7 ओवर के स्पेल डालते हैं। और एज अ मीडियम पेसर आपको ऐसे बॉलर्स चाहिए, जब आपको पता है कि बुमराह से आपको 3-4 ओवर से डलवाने हैं, उनको रेस्ट भी देना है, तो आपको सिराज जैसे बॉलर्स भी चाहिए जो हमेशा अपने कप्तान की तरफ कहते हैं कि नहीं मुझे दीजिए, बॉल में डालूंगा, नो मैटर। कई बार उनका नसीब नहीं होता तो शायद विकेट नहीं मिलता उनको, बट सिराज हैज़ ऑलवेज प्रूव्ड हिमसेल्फ कि वो इंडियन टीम के लिए, हमारी टीम के लिए, अपने देश के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। और इसी बात पे सैल्यूट है डीएसपी साहब को, 6 विकेट लिए उन्होंने, बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस दी। वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो टेल है इंग्लैंड की, वो हमेशा हमें परेशान करती आई है, तो वो उन्होंने जल्दी रैप अप कर दी। तो 20 रन के अंदर उन्होंने आखिरी के 5 विकेट ले लिए, 4 विकेट या 5 विकेट ले लिए, वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे हिसाब से। अदरवाइज यही टोटल जिस पे वो आउट हुए थे इंग्लैंड वाले, 407 या 500 तक भी जा सकता था, क्योंकि इंग्लैंड की टेल अच्छा खेलती है। आकाशदीप को इक्वल ही क्रेडिट जाता है जिस तरह से, क्योंकि अकेले बॉलर से, अकेले प्लेयर से मैच नहीं जीते जाते हैं या इनिंग्स नहीं जीती जाती हैं, आपको टीम परफॉर्मेंस चाहिए होता है। आकाशदीप की बहुत तारीफ करना चाहूँगा, उनके 4 विकेट को आप कम मत समझिए, उनके 4 विकेट बहुत इंपॉर्टेंट थे। और जो बॉल उन्होंने हैरी ब्रूक को डाली थी, हैरी ब्रूक को आउट करने के लिए वही एक बॉल आउट कर सकती थी, वरना वो आउट नहीं होते। और बहुत ही मतलब ब्लाइंडर डिलीवरी थी मेरे हिसाब से, तो वो जो हैरी ब्रूक के लिए ही बनी थी शायद, वरना वो और किसी बॉल पे आउट नहीं होते। तो क्रेडिट इक्वली गोज टू आकाशदीप फॉर हिज परफॉर्मेंस। आई होप कि ये परफॉर्मेंस बनी रहे सेकेंड इनिंग में भी, एंड दूसरे बॉलर्स भी स्टेप अप करें ओकेजन पे। तो ये तो रही इनकी कहानी, 6 विकेट सिराज, 4 विकेट आकाशदीप। अब बात करते हैं दूसरी इनिंग की। तो जो मैं आपसे कह रहा था ना कि इंडिया को भी कुछ चीज़ें इंग्लैंड से सीखनी चाहिए, तो वो ये सीखनी चाहिए कि इंग्लैंड जिस पॉजिटिव अप्रोच के साथ खेलती है, जहाँ के फास्ट खेलना शुरू करती है, तो इंडिया ने भी अपनी सेकेंड इनिंग की शुरुआत ऐसे ही करी। आते ही उन्होंने 6 के रन रेट से मारना शुरू करा, तो इंग्लैंड टीम भी थोड़ी सी प्रेशर में आ गई। ऑब्वियसली देखिए एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि इंडिया ने 150 ओवर फील्ड पे खेला था। तो जब 150 ओवर फील्ड पे खेला था तो उनके बॉलर्स भी थके हुए थे, उनके खिलाड़ी भी थके हुए थे। 150 ओवर फील्डिंग करना अपने आप में एक मेंटल स्ट्रेस होता है। जब कंपैरिजन करें आप इंडियन टीम की, तो इंडियन टीम सिर्फ 90 ओवर के आसपास फील्ड पे थी। और अगर मेरे किसी पिछले वीडियो देखी हो किसी ने, तो मैंने इंग्लैंड टीम के लिए बात बोली भी है कि इंग्लैंड का जो मैंने एनालिसिस किया है वो ये किया है कि 80 से 100 ओवर के बीच में ये लोग खेलते हैं, उसमें जितने रन आ जाएं। आप इनकी मेरे हिसाब से 10, 12, 15 इनिंग लास्ट की उठा के देख लीजिए, आपको 95% इनिंग्स इनकी ऐसी दिखेगी, वो 80 से 100 ओवर के बीच में दिखेगी। बहुत कम होता होगा, शायद ये 100 से ऊपर जाते होंगे। तो ये मेरा एनालिसिस है, और शायद जो लोग क्रिकेट देखते होंगे, क्लोजली देखते होंगे, उनको पता भी होगा कि मैं सही कह रहा हूँ, और रिसर्च भी कर सकते हैं। तो 90 ओवर इंडिया ने फील्डिंग करी, तो थोड़े खिलाड़ी भी फ्रेश थे, इंग्लैंड के खिलाड़ी थके हुए थे, वो दिख रहा था, वो उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस पे दिखा। अब बॉलर्स फिर आ गए बॉलिंग डालने,
तो उनको रेस्ट अमाउंट जो था वो ढंग से में नहीं मिला, तो वो थकावट भी दिख रही थी, तो इंडिया ने उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करी। एक बहुत अच्छी बॉल डाली जॉश टंग ने। जॉश टंग मुझे ऐसा लगता है कि लेफ्टी बैट्समैन को बहुत अच्छी अंदर आती हुई एक डिपर डालते हैं जो बैट्समैन नहीं पढ़ पाता। मैंने ऋषभ पंत के साथ भी देखी थी, प्रॉब्लम आ रही थी, कल यशस्वी जायसवाल के साथ भी हुआ। हालांकि यशस्वी जायसवाल ने इनिंग बहुत अच्छी पॉजिटिव इंटेंट के साथ खेली थी, 22 बॉल पर 28 रन बनाए थे, बट वो LBW में फंस गए। राहुल की तारीफ करना चाहूँगा। राहुल जब अपने फ्लो में होते हैं, जब अपने रिदम में होते हैं, तो ही इज़ एज गुड एज एनी बैट्समैन इन द वर्ल्ड। तो उन्होंने वो शो करा पॉजिटिव इंटेंट। करुण नायर आए, उन्होंने ऑब्वियसली लास्ट के 15-20 मिनट में आए थे। नाइट वॉचमैन आकाशदीप तैयार बैठे हुए थे कि अगर विकेट गिरेगा तो वो आएंगे, बट करुण नायर ने 17-18 बॉलें खेल के उस टाइम को निकाला और दिन को अच्छे पे क्लोज किया। तो दिन क्लोज होते होते 13 ओवर में 64 रन पे 1 विकेट थे। इंडिया 244 रन की लीड है। बहुत अच्छा मौका है इंडिया के पास कि आज काफ़ी टाइम खेलें, पॉजिटिव इंटेंट के साथ खेलें और 500, 600, 700 जितने रन दे सकते हैं दें। क्योंकि देखिए इंग्लैंड एक ऐसी टीम है, पिच मुझे लगता नहीं है बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं मैच नहीं देख पाया था, तो मेरा एक भतीजा है, उससे मेरी क्रिकेट पर डिस्कशन होते रहते हैं और शायद वो वीडियो भी देखेगा मेरा। तो उससे मैंने पूछा था कि क्या हाल है पिच का, कैसा है, वो देखता रहता है, तो वो भी काफ़ी क्रिकेट इंथुजियास्ट है। तो उसने मुझे बोला कि अभी तक तो पिच बिल्कुल फ्लैट प्ले कर रहा है। तो अगर पिच ऐसे ही फ्लैट प्ले करेगा तो फिर इंग्लैंड के लिए 600-700 भी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। दे वुड फैंसी देयर चांसेस। तो बेटर है कि आप रिस्क ना लें 400-500 का, आप ज़्यादा से ज़्यादा खेलें। क्योंकि याद दिला दूं 2022 की जो टेस्ट मैच हुआ था इसमें इस वाले ग्राउंड में, तो उसमें भी 370 या 380 के आसपास चेस किया था इंग्लैंड ने। लास्ट मैच का भी रिकॉर्ड सबको पता ही है क्या चेस किया था। तो बेटर ये होगा कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा रन स्कोर कर सके, पॉजिटिव इंटेंट के साथ खेलें, तेज़ खेलें, बहुत ज़्यादा अननेसेसरी लीव मत करें, ठीक है, तेज़ खेलें। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, आप लीव करते करते जाते हैं, बॉले ओवर्स निकल जाते हैं, आप भी थक जाते हैं, देन आपके सामने से विकेट गिरना शुरू हो जाते हैं, तो उसके बाद वो आप उसको कैपिटलाइज नहीं कर पाते। तो बेटर ये है कि आप तेज़ खेलें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा तेज़, मतलब सेंसिबल तेज़ खेलें, ये नहीं कि अनशन मारना शुरू कर दें T20 की तरह। सेंसिबली तेज़ खेलें, जहाँ मौका लगे वो हमारे, और 500, 600 जितना टारगेट दे सकते हैं इंग्लैंड को दें। क्योंकि इंग्लैंड के पास भी मुझे लगता है एक दिन से ज़्यादा टाइम होगा चेस करने का, और अगर इतना टाइम होगा तो दे वुड श्योरली फैंसी देयर चांसेस, दे वुड गो फॉर इट टू विन द मैच। तो फिर उसमें आपका चांस है, लक है आपका। अगर 600-700 भी चेस कर लिए तो फिर उनकी कैपेबिलिटीज़ है, उनकी तारीफ की बात है, उनके तारीफ पे वीडियो बनाएगा, और आपने रोक लिया तो आपकी तारीफ पे बनेगा। तो लेट्स प्ले अ गुड क्रिकेट। बट मेरा एक छोटा सा कंसर्न है, जो शायद कुछ लोग मुझसे एग्री करें। ऑब्वियसली देखिए, जिस भी टीम के बैट्समैन रन मारते हैं उनकी टीम के सपोर्टर्स बहुत खुश होते होंगे, फैंस खुश होते होंगे, बट एज अ लेमैन या एज अ स्मॉल लेवल क्रिकेटर मुझे ऐसा लगता है कि बॉलर्स के लिए भी गेम को बने रहने देना चाहिए। क्योंकि T20 ऑलरेडी एक ऐसा गेम है जो बॉलर्स के अगेंस्ट बनाया गया है, मतलब बैटिंग फेवरिंग है। तो टेस्ट मैच को ऐसा ना करें, टेस्ट मैच को बैलेंस बने रहने दें। क्योंकि बॉलर्स भी तो कुछ करना चाहेंगे ना, मतलब वो क्या सिर्फ ड्रीम 11 पे टीम बनाने के लिए आते हैं क्या ग्राउंड पे? नहीं ना, तो उनको लिए भी तो कुछ चाहिए आपको कि गेम में उनके लिए भी कुछ हो, वो भी कुछ प्रेशर बनाएं तो मज़ा आए। जैसे आप काफ़ी गेम्स हैं, मैं बॉलिंग के लिहाज से अगर बोलूँ आपको तो ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी गेम्स ऐसे हुए थे जो बॉलिंग डोमिनेटेड थे, तो वो भी देखने में मज़ा आता है लोगों को। ऐसा नहीं है किसी बैटिंग के छक्के चौके देखने में या 5-5 सेंचुरियाँ बन रही हैं उसको देखने में मज़ा आता नहीं। अगर 3 फाइफर्स हो रहे हैं, 4 फाइफर्स हो रहे हैं, उसको भी देखने में जनता को मज़ा आएगा। तो आप बैलेंस बना के रखें, किसी भी कंडीशन में हो। मैं ये नहीं कह रहा कि मीडियम पेस हो या स्पिनिंग हो, कोई भी कंडीशन हो, बट बॉलर्स के लिए भी कुछ होना चाहिए पिच में। अदरवाइज बॉलर्स के ऊपर क्या गुजरती है मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी बॉलर हूँ, और जिस तरह से आजकल बैट्समैन हमको खेल रहे हैं, T20 क्रिकेट खेलते हैं हम लोग कभी वीकेंड्स पे, तो मज़ा नहीं आता बिल्कुल भी। मतलब ऐसा लगता है कि यार क्या कर रहे हैं ये, बट दिस इज़ हाउ इट द गेम इज़। एंड इस पर सोचना चाहिए थोड़ा सा, ICC को भी सोचना चाहिए, थोड़ा सा बैलेंस इक्वेशन होनी चाहिए बॉलिंग और बैटिंग के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि टेस्ट मैच अच्छा टेस्ट मैच बना रहे, एक तरफा ना हो खाली बैटिंग के लिए किसी भी टीम की, चाहे इंडिया बैटिंग करे चाहे इंग्लैंड बैटिंग करे। ऐसा नहीं कहूँगा कि इंडिया मारे तो अच्छा है, इंग्लैंड मारे तो ख़राब है, नहीं, दोनों तरफ से बैलेंस होना चाहिए, ताकि बॉलर्स के लिए भी कुछ हो, उनके अंदर भी मोटिवेशन आए, वो भी अच्छी बॉलिंग डाले और हमें भी कुछ अच्छा गेम देखने को मिले। तो आज चौथा दिन है और कल 5वां है, तो देखें क्या होता है, क्या इक्वेशन बैठती हैं, आज इंडिया कितनी देर तक खेलती है, क्या टोटल चॉइस पोस्ट करती है और इंग्लैंड उसको किस तरह से अप्रोच करती है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा जो छोटा मोटा एनालिसिस है समझ में आया होगा। कोई आपका कमेंट हो, कोई फीडबैक हो तो ज़रूर दें। मेरे में भी कुछ गलतियाँ हो, कुछ हो तो बताइए ज़रूर, और पसंद आया हो तो भी बताइए, शेयर करिए। और चौथे 5वें दिन के साथ आपसे कल मिलूँगा, क्योंकि आज भी छुट्टी है, कल भी, तो कल मिलते हैं। चलिए।